डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 17 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स सेक्शन के टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आ रहा है, जिसका नाम है नर्व इम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आपके एंट्री टेस्ट के लिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, MCQs के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट, हर लिहाज से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये टॉपिक बल्कि इससे नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा साइनैप्स का, वो भी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हर लिहाज से, इसके छोटे छोटे बड़े बड़े पॉइंट्स सबको क्लियर करें। तो आप लोगों ने इसको बहुत तवज्जो के साथ इन चीज़ों को देखना है ताकि आपको इनकी प्रॉपर्ली समझ आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको लिखेंगे और उनका ज़िक्र भी करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पर है नर्व इम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, बुक की वर्डिंग के मुताबिक ही हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस which travel along the length of neuron, जो न्यूरॉन के साथ साथ चलती है, इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ आयंस, एंड सम केमिकल रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है डेफिनेशन को। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। पहला पॉइंट इसका क्या है? इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेव जो होती है ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी में वेव्स पैदा होती हैं, वो पानी के किनारे तक पहुंचती हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप पत्थर फेंकते रहेंगे, वेव्स पैदा होती रहेंगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। इसी तरह लाइट वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, साउंड वेव, सब। तो यानी वेव जो होती है ना, ये टेम्परेरी होती है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र की और ख़त्म हो गई। तो नर्व इम्पल्स भी ऐसा ही है। जैसे हम कहते हैं अगर हमारे हाथ में कोई कील चुभता है तो उससे पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। अब वो एक नर्व इम्पल्स गुजरेगी जो हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। अब एक बार नर्व इम्पल्स गुजरेगी, अगर स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा यानी पिन चुभना बंद हो जाएगी, तो नर्व इम्पल्स भी जनरेट होना बंद हो जाएगी। तो एक बार मैसेज कन्वे करके 2 बार, जितनी बार, मतलब ये परमानेंटली नहीं रहेगी नर्व इम्पल्स। ये नहीं है कि न्यूरॉन हमेशा के लिए पेन का मैसेज कन्वे करता ही रहेगा। जब तक पेन होगी नर्व इम्पल्स रहेगी, पेन ख़त्म, स्टिमुलस ख़त्म, यानी तो पेन भी की वेव भी ख़त्म हो जाएगी। तो इट इज़ अ वेव, टेम्परेरी है। इससे पता चलता है कि ये टेम्परेरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इसमें केमिकल रिएक्शंस भी होंगे और चार्जेस भी इन्वॉल्व होंगे। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, और केमिकल रिएक्शन किधर मूव करेगी? अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। जहाँ जहाँ बॉडी में न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं उनके अलोंग नर्व इम्पल्स मूव कर सकती है। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस, ये जो इलेक्ट्रिकल चेंज आता है किसकी वजह से आता है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, या केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस which travel along the length of neuron involving the movement of ions and chemical reactions। तो ये इसकी कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट डेफिनेशन है जो कि हमने बुक वाली ही याद करनी है। अभी हम मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो ये आपको और चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसके हवाले से, वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसे बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मतलब होता है
कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, एबिलिटी भी कह सकते हैं आप, कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जैसे हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, वर्क डन करते हैं, मगर ऐसा वर्क डन जो चार्जेस के ऊपर हो, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब है वर्क डन ऑन चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन ऑन चार्जेस, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी पॉजिटिव आयन के नेगेटिव आयन के मूव करवाने की कितनी एबिलिटी है वोल्टेज के अंदर जो होती है, जैसे बैटरी पे लिखा है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो दिस इज़ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। ये चार्जेस को के ऊपर काम करने की, वर्क डन करने की एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसके बाद तीसरी टर्म यहाँ पर आती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तीसरी टर्म है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो हमने कहा कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क को बोलते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है डेट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेट एग्जिस्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, उसकी आउटसाइड इनसाइड पे जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी टू डू वर्क है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर अक्रॉस है, उसको हम नाम देंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। अब डियर स्टूडेंट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। या तो देखें, हो सकता है एक न्यूरॉन है, ये हमारी फिंगर टिप से पेन के रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक गया हुआ है। अब हो सकता है इधर पिन चुभे तो पेन का मैसेज लेकर वो न्यूरॉन जाए, जब पिन नहीं चुभ रही तो वो नर्व इम्पल्स नहीं कन्वे कर रहा। तो इसका मतलब है न्यूरॉन दो कंडीशंस में हो सकता है, कंडक्शन जब उसमें से नर्व इम्पल्स गुजर रही है, नॉन कंडक्शन जब उसमें से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग करके पढ़ेंगे कि जब कंडक्शन होगी, यानी मैसेज गुजर रहा है, नर्व इम्पल्स गुजर रही है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और होगा। जब नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और होगा। तो पहले जो हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इन दोनों को हम अलग-अलग करके पढ़ेंगे। पहले जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है RMP। RMP का फुल नेम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। RMP का मतलब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अब डियर सिर्फ आप इसको रेस्टिंग पोटेंशियल भी कह सकते हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कह सकते हो। रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होते हैं नॉन कंडक्शन में। नॉन कंडक्शन का मतलब ये है कि न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही, इन द एब्सेंस ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा डेट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अ स्टेट ऑफ नॉन कंडक्शन, जब नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही। और जब नहीं नर्व इम्पल्स गुजर रही होती तो इस स्टेज को न्यूरॉन की हम कहते हैं कि न्यूरॉन पोलराइज्ड है। यानी अगर आप कह दो, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। अगर आप कहते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, या न्यूरॉन नॉन कंडक्शन में है, या आप कहते हो न्यूरॉन पोलराइज्ड है, तो इन तीनों बातों का एक ही मतलब है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नॉन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, या न्यूरॉन का पोलराइज्ड होना। अब इस केस में होगा क्या, देखें, इस केस में जो आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की आउटसाइड होगी पॉजिटिव और मेम्ब्रेन की इनसाइड होगी नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, ये रिलेटिव टू ईच अदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें
एक एटम पे क्या चार्ज होता है? एक एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि एटम पे जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद बराबर होती है। फॉर एग्जांपल एक अगर नाइट्रोजन का एटम है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन है, तो दोनों की तादाद बराबर, तो नाइट्रोजन के एक एटम पे कोई चार्ज नहीं है। मगर अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से बढ़ जाएगी और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये जो हम कहते हैं कि आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव है, ये आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव है रिलेटिव टू इनसाइड, या इसी तरह इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव है तो रिलेटिव टू आउटसाइड, यानी आउटसाइड इनसाइड के मुकाबले में पॉजिटिव है, इनसाइड आउटसाइड के मुकाबले में नेगेटिव है। आउटसाइड के पॉजिटिव होने का मतलब होगा कि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस कम हैं। इनसाइड के नेगेटिव होने का मतलब होगा कि पॉजिटिव चार्जेस कम हैं या नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तभी इनसाइड नेगेटिव होगी। तो आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव हो। अब इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है -70 मिली वोल्ट, जिसको आप -0.07 वोल्ट भी कह सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 चीज़ें आपने इसके हवाले से याद रखनी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की 2 टाइप्स हैं, उसमें से अभी हम पहली सिर्फ पढ़ रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको एब्रीवेट करते हैं RMP से। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से पता चल रहा है जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, न्यूरॉन कंडक्शन की स्टेट के अंदर नहीं है, नर्व इम्पल्स उससे नहीं गुजर रही। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन कह दें, या न्यूरॉन इज़ इन नॉन कंडक्शन स्टेट बोल दें, या कह दें कि न्यूरॉन पोलराइज्ड है, एक ही बात है। या अगर आपको इस तरह से कहा जाता है कि आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन इज़ पॉजिटिव एंड इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन इज़ नेगेटिव, तो अंडरस्टूड बात है कि अगर आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव है तो न्यूरॉन के इर्द गिर्द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो न्यूरॉन कंडक्शन नहीं कर रहा, वो न्यूरॉन पोलराइज स्टेट के अंदर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, एक बार इनको रिव्यू करके आगे मूव करते हैं। नर्व इम्पल्स किसे बोलते हैं? A wave of electrochemical changes which travel along the length of neuron involving the movement of ions and chemical reactions। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन है, बुक में दी हुई है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क, और इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है? वर्क डन ऑन चार्जेस, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के ऊपर वर्क डन किया जाए उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड आउटसाइड होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेट एग्जिस्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, और ऑब्वियसली यहाँ पर मेम्ब्रेन से मुराद कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये 2 किस्म का होता है, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। RMP का फुल नेम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन इज़ इन नॉन कंडक्शन स्टेट भी कह सकते हैं इसके। आप ये भी आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन पोलराइज्ड है, ये भी कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव है, या ये भी कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव है। अब इसका क्योंकि ये वैल्यू का इसकी MCQ अक्सर आ जाता है, तो ये आपने याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है -70 मिली वोल्ट या -0.0 वोल्ट इसकी वैल्यू है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। इसका एक रूल आप याद रख लें, कोई भी चीज़ जो आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करे, ये हमने लिखा है ना, आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव, या कोई भी चीज़ जो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन को नेगेटिव करे, वो किसको मेंटेन करेगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल for maintaining the resting membrane potential will make the outside of membrane positive and will make the inside of membrane negative। तो इसको अब हम देखते हैं कि वो कितने फैक्टर्स हैं। इसमें 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने का बाइस बनते हैं। उसमें नंबर 1 फैक्टर जो है
वो है सोडियम पोटाशियम पंप। पहला फैक्टर है सोडियम पोटाशियम पंप का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये एक मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते हैं और हम इसके बारे में यहाँ क्लियरली लिख देंगे कि ये मेम्ब्रेन की आउटसाइड है और ये इसी मेम्ब्रेन की इनसाइड है। एक इसकी आउटसाइड है, एक इसकी इनसाइड है। तो जब यहाँ पर हम कुछ वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स को कनेक्ट करके इसके चार्जेस, इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, -70 मिली वोल्ट। जो भी इसकी रीडिंग्स होंगी हमने ये एक रफ सा लिख लिया। अच्छा, अब -70 मिली वोल्ट होने का मतलब ये है कि आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन कैसी होगी, पॉजिटिव, और इसके मुकाबले में इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन कैसी होगी, नेगेटिव। आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन होगी पॉजिटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन होगी नेगेटिव। यही अभी हमने पढ़ा। आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, नॉन कंडक्शन है, न्यूरॉन पोलराइज्ड है। अब इसको जो मेंटेन करने वाला पहला फैक्टर है उसका नाम है सोडियम एंड पोटाशियम पंप। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लें कि पंप जहाँ पर भी होते हैं वो हमेशा कैसे वर्क करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काम करते हैं। तो ये जो सोडियम पोटाशियम पंप हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। इनको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होकर बनाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसके लिए जो एंजाइम काम करेगा उसको कहेंगे एटीपेज। अच्छा, जब भी किसी जगह पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये होती है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होती है, यानी मॉलिक्यूल्स या चीज़ें हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाती हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर सोडियम आयंस की, तो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड में इनसाइड के मुकाबले में ज़्यादा है। आउटसाइड में ये अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो उन्होंने सोडियम आयन को बड़ा बनाया हुआ है आउटसाइड में, यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा सोडियम है, और इनसाइड में ये Na छोटा लिखा हुआ है कंपैरेटिवली। इसका मतलब है कि इनसाइड में सोडियम की कंसंट्रेशन 10 गुना कम है। यानी सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड में ज़्यादा और इनसाइड में कम है। आउटसाइड में कितने ज़्यादा हैं, 10 गुना ज़्यादा है, या इनसाइड में कितने गुना कम है, 10 गुना कम है, एक ही बात है। इसी तरह जो पोटाशियम आयन है के पॉजिटिव, ये इनसाइड में 20 गुना ज़्यादा हैं। तो आउटसाइड में थोड़ा सा छोटा सिंबल बना लें, पोटाशियम आयन, आउटसाइड में ये 20 गुना ही क्या होंगे, जाहिर है कम होंगे। तो सिंपली हम अगर यूँ कहें कि पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन इनसाइड में ज़्यादा है और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन आउटसाइड में ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ये सोडियम पोटाशियम पंप कैसे ऑपरेट करता है कि ये 3 सोडियम आयंस को भेजता है आउटसाइड। इसके ज़रिए 3 सोडियम आयंस जो हैं, 3 Na पॉजिटिव, वो मूव करते हैं आउटसाइड, और इसके बदले में 2 पोटाशियम वो मूव करते हैं इनसाइड। यानी कि पोटाशियम पे भी +1 चार्ज है, सोडियम पर भी +1 चार्ज है। यानी कि होगा क्या
कि ये वाले हिस्से में जहाँ पर सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद है, ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयंस को भेज रहा है आउटसाइड। हालांकि सोडियम आयन पहले ही बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है। सोडियम आयन इनसाइड में 10 गुना कम है, आउटसाइड में 10 गुना ज़्यादा है। फिर भी ये सोडियम आयंस बाहर ही जा रहे हैं। इसका मतलब है ये मूवमेंट कैसे हो रही है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी। एटीपी हाइड्रोलाइज होकर चेंज हो रहा है एडीपी में, और उसके लिए जो एंजाइम इनको हाइड्रोलाइज कर रहा है इसका नाम है एटीपेज। उस एंजाइम का नाम है एटीपेज। अच्छा, 3 सोडियम बाहर चले गए, 2 पोटाशियम अंदर आ गए। पोटाशियम पहले ही अंदर ज़्यादा थे, फिर भी अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 पोटाशियम अंदर आने का मतलब ये होगा कि अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2। 3 सोडियम बाहर जाने का मतलब बाहर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 3। तो अगर एक बार ये सोडियम पोटाशियम पंप ऑपरेट करेगा, 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर, अगर ये फिर ऑपरेट करेगा तो 3 पॉजिटिव बाहर 2 पॉजिटिव अंदर, अगर ये फिर ऑपरेट करेगा तो 3 पॉजिटिव बाहर 2 पॉजिटिव अंदर। अब अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें कि इस हिस्से में हमने 3 पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड लिखे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड है, तो इनसाइड में 1 पॉजिटिव चार्ज की कमी है। अगर हम चाहें तो 2 पॉजिटिव लिखने की बजाय हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 नेगेटिव। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 नेगेटिव। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 नेगेटिव। इसी तरह जब ये सोडियम पोटाशियम पंप ऑपरेट करते रहेंगे, सोडियम बाहर जाते जाएंगे, 3 सोडियम बाहर पंप होंगे, 2 पोटाशियम अंदर पंप होंगे, तो आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती चली जाएगी, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव होती चली जाएगी। तो जब तक ये आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन नेगेटिव रहकर कितना पोटेंशियल मेंटेन करेगी, -70 मिलीवोल्ट का। हम इसको कहेंगे कि ये क्या मौजूद है, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, पहला फैक्टर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है वो है सोडियम पोटाशियम पंप। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए काम करता है, यहाँ पर एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। एटीपी को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम को एटीपेज कहते हैं। ये मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। यहाँ पर सोडियम की क्वांटिटी आउटसाइड में 10 गुना इनसाइड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, या अगर उल्टा करके आप कह दें कि इनसाइड में 10 गुना कम और आउटसाइड में ज़्यादा है 10 गुना। पोटाशियम आइंस इनसाइड में 20 फोल्ड 20 फोल्ड्स यानी 20 टाइम्स मोर होते हैं, आउटसाइड में 20 टाइम्स लेस होते हैं। फिर भी क्योंकि इनसाइड में पोटाशियम आइंस ज़्यादा हैं, फिर भी अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब है लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। सोडियम अंदर से बाहर जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो 3 पॉजिटिव चार्ज अंदर बाहर जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एंट्री टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन है, वो आपसे मैं पूछ लेता हूँ। स्टेटमेंट भी उसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाउ मैनी पोटाशियम आयंस will be pumped inside a neural membrane if 12 sodium ions are pumped आउटसाइड। मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट बोल दूँ, ये फिर सुन लें आप। हाउ मैनी पोटेशियम आयंस विल बी पम्प्ड इनसाइड आ न्यूरल मेम्ब्रेन इफ़ 12 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउटसाइड। यानी अगर 12 जो सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर सेल के बाहर पंप किए जाते हैं, तो उसके बदले में कितने पोटाशियम आयन अंदर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि रेशो है सोडियम और पोटाशियम की 3 और 2 की। अब ये सोडियम आयंस अगर बढ़कर 12 हो जाते हैं तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 4। तो इधर भी फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर 12 सोडियम आयंस होंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 8।
तो इसका आंसर क्या आएगा 8। तो पोटाशियम आइंस कितने पंप होंगे आउटसाइड 8 फॉर 12 सोडियम। इसी तरह 3 के लिए 2 पोटाशियम, 6 के लिए 4 पोटाशियम, 12 के लिए 8 पोटाशियम। तो ये इस तरह का इसके हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। अब बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि रिटेंशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनसाइड द सेल्स, यानी जो सेल नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। दूसरा फैक्टर रिटेंशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड सेल। सेल के अंदर रिटेन रहेंगे नेगेटिव ऑर्गेनिक चीज़ें। अब ये क्या होती हैं नेगेटिव ऑर्गेनिक चीज़ें? ये हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, कोई फैटी एसिड हो सकता है, कोई डीएनए आरएनए इस तरह के जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें किधर रिटेन हो रही हैं इनसाइड सेल, तो इसके नतीजे में इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन क्या होगी और नेगेटिव होगी। मैं इधर एक एक और नेगेटिव लिख देता हूँ, यानी एक नेगेटिव चार्ज आप यूँ कह लें आया है सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से इनसाइड में, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया किन की वजह से, नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से, जिसमें क्या शामिल होते हैं प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि ये फैटी एसिड्स वगैरह आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन को और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। ऑल्दो कि इसकी कंट्रीब्यूशन कम है मगर फिर भी ये नेगेटिव बनाएंगे इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन को। और तीसरा फैक्टर डियर स्टूडेंट्स इसमें जो आता है वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। वर्चुअली कोई भी आयन पैसिवली मूव करके ना तो सेल के अंदर आ सकता है ना सेल के बाहर आ सकता है, बट सेल मेम्ब्रेन स्लाइटली परमिएबल है फॉर पोटेशियम आयन। तो इसमें तीसरा फैक्टर हम क्या लिखेंगे, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। अब इसमें एक बात याद रख लें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन कैसे होती है, तो ये होती है पैसिवली, यानी इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ये काम कैसे होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए होता है और इसमें कोई एटीपी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है इनसाइड से आउटसाइड, यानी पोटेशियम आयन किधर जाएंगे इनसाइड से आउटसाइड, मगर बहुत थोड़े। तो ये कुछ क्या हो रही है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। तो लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, पैसिवली होती है, कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं होते, और स्लाइटली होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में किस आयन के लिए थोड़ी सी परमिएबल है, स्लाइटली परमिएबल है, तो वो पोटेशियम के लिए स्लाइट। अब ये देखें मैंने इनसाइड से आउटसाइड ही क्यों कहा है, क्योंकि इनसाइड में ये 20 गुना ज़्यादा है, आउटसाइड में ये 20 गुना कम है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, दे आर मूविंग अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। तो अब ये तीनों फैक्टर्स, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन का भी कंट्रीब्यूशन है, नेगेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी कंट्रीब्यूशन है इनसाइड, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोडियम पोटेशियम आयन का। ये मिलकर आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन को पॉजिटिव और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन को नेगेटिव रखेंगे। -70 मिलीवोल्ट या -0.07 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो एक क्वेश्चन है वो हमारा पूरा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स या एंड एक्सप्लेन हाउ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन। तो इसमें आपने नर्व इम्पल्स को डिफाइन करना है, जैसे हमने लेक्चर के शुरू में किया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करना है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, नॉन कंडक्शन है, पोलराइज्ड है, आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव है। फिर इसके फैक्टर में सबसे पहले आप सोडियम पोटेशियम पंप को लिखेंगे, नेगेटिव ऑर्गेनिक मटेरियल्स आयंस को लिखेंगे, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन, इसकी वैल्यू को डिस्कस करेंगे। और इसकी जो आपकी बुक में तस्वीर बनी हुई है,
इसको अच्छा सा करके आप बनाएंगे जिसमें ये पता चल रहा है कि सोडियम किधर ज़्यादा है, सोडियम किधर कम है, एटीपी का यूज़ है, पोटाशियम आयन की डिफ्यूजन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसको इंडिकेट करेंगे। तो ये एक हिस्सा इसका यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको टेकअप करेंगे। तो मगर ये मैं बता दूं कि उसका क्वेश्चन किस, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डिफाइन नर्व इम्पल्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो फिर आपको इसमें नर्व इम्पल्स को डिफ़ाइन करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफ़ाइन करें, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफ़ाइन करें। मगर अब आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन कंडक्शन में, जब क्वेश्चन में कह दिया गया कि इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में लिखें तो अब इसमें दूसरा वाला पोर्शन आपका लिखा जाएगा। डिफ़ाइन वही चीज़ें करेंगे मगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के फैक्टर लिखने की बजाय जो इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स का टॉपिक है वहाँ से इसको ऑनवर्ड आगे शुरू कर देंगे। वो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डियर स्टूडेंट इस लेक्चर को इधर ही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली हम देखेंगे कि इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होती है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है। तो अब आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप कर रहे हैं। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से इन डिटेल पढ़ना है, एक एक इसकी लाइन, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये टॉपिक बोर्ड के पेपर के लिए MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग और इवन एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।